Hello students, now I will explain you the science of class 7, पेज नंबर 18, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड देन पासेज इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि हम जो भी खाना खाते हैं वह स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ऊपर के दो पार्ट हैं डुओडेनम और जेजुनम उसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं वो छोटे छोटे सबसे सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ दिए जाते हैं। अब जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, यहाँ पर ज़्यादातर काम एब्जॉर्प्शन का होता है। इसमें होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले हिस्से में जो इसकी वॉल के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन की वॉल से, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो खाली जगह है वहाँ से निकल करके इसकी दीवार के में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड कैपिलरीज हैं, डाइजेस्टेड फूड जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ें ब्लड वेसल्स में चली जाती है, मतलब ब्लड में जा कर के मिल जाती हैं। इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन टू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन. So it is the small intestine which absorb most of the nutrients in your food. स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जो हमारे खाने का ज़्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है, और यह खाना हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चला जाता है? ब्लड में। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो खाना इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. Thousands of finger-like structures are present on the inner wall of the small intestine known as villi. स्टूडेंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का भाग होता है, जो खोखला होता है, वहाँ पर अंदर की तरफ, जैसे आप सभी लोगों ने पाइप देखी होगी जिससे पानी जाता है, तो पाइप का अंदर खोखला हिस्सा है, उसी में से तो पानी जाता है चारों तरफ। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खोखला वाला हिस्सा है अंदर की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, खाली जगह में, इसी को हम बोलते हैं विलाई. व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन? विलाई का क्या काम है इंटेस्टाइन में? अब इसको समझते हैं. द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इज इंक्रीज्ड बाय दीज विलाई. एक्चुअल में होता क्या है कि इन विलाई के कारण जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन की वह कई गुना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है. क्लोज टू इट्स सरफेस ईच वाइलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स. प्रत्येक विलाई की दीवार के एकदम पास में ब्लड वेसल्स का बहुत ही घना नेटवर्क होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वाया ब्लड वेसल्स वेयर दे कैन बी यूटिलाइज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सच एज प्रोटीन. तो भोजन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वह भोजन पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ब्लड के अंदर चला जाता है, तो पूरा का पूरा जो हमारा फूड डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला जाता है. अब यह डाइजेस्टेड फूड जो ब्लड में चला गया है, ब्लड के सहारे हमारे बॉडी के हर हिस्से में चला जाता है, और हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं इसी फूड को, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को, और फैटी एसिड ग्लिसरॉल को, प्रोटीन्स के अमीनो एसिड को, विटामिन्स को, डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स के टूटने से छोटे छोटे, इन सभी
न्यूट्रिएंट्स को सेल जो होती है यूटिलाइज करती है। इससे बहुत से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाती है, जैसे अमीनो एसिड्स का यूज करके बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं, और इन्हीं प्रोटीन्स से हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स बनते हैं। तो इस तरीके से इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज करके हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस बनाती है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस, नए नए सब्सटेंस बनते हैं, और हमारी बॉडी ग्रो भी होती है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। तो हमारे बॉडी की हर सेल, या हम कहें कि हमारा बॉडी इस फूड को यूज करता है। तो फूड के यूज करने को, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय आवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन into the carbon dioxide and water, glucose breaks down in each cell and energy is released. हर सेल में ग्लूकोज पहुंच जाता है। ग्लूकोज सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है, और ग्लूकोज के टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और एनर्जी बाहर निकलती है। तो इस तरीके से ग्लूकोज के टूटने से जो एनर्जी निकल रही है, उसी एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे काम को करने में। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड दैट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से हमारे भोजन का ज़्यादातर हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और भोजन का जो पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वह फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अगले हिस्से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और अब हम लार्ज इंटेस्टाइन हेडिंग को देखेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ मच लार्जर डायमीटर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है, बट इज मच शॉर्टर देन इट विद द लेंथ ऑफ ओनली 1.5 मीटर। लेकिन यह लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है, लेकिन छोटी होती है लंबाई में। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है, उससे वाटर और कुछ साल्ट्स एब्जॉर्ब करके बॉडी में चले जाते हैं। द रेजिडुअल अनडाइजेस्टेड वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। और उसके बाद भी खाने का जो हिस्सा अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो बचा रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वह कहाँ चल जाता है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अगले हिस्से रेक्टम में, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेज। और वहाँ पर सेमी सॉलिड फॉर्म में फीकल मैटर के रूप में रहता है। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। और इस तरीके से फीकल मैटर लास्ट में समय समय पर, टाइम टू टाइम, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे डाइजेशन जो होता है हम लोगों में, जो 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ये सभी प्रोसेस हमारे बॉडी में कंप्लीट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है डायरिया, बॉक्स में दी गई है। सम टाइम यू एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि जब हमें दस्त होने लगते हैं, जिसमें पानी की मात्रा फीकल मैटर के साथ निकलती है। सच कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पार्टिकुलरली एमोंग चिल्ड्रन। हमारे देश में या बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इट मे बी कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन के कारण होता है, फूड पॉइजनिंग के कारण होता है, और इनडाइजेशन, जब हमारा भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उस कारण से होता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फटल। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में डायरिया है, मतलब लगातार डायरिया होता जा रहा है और हम दवा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये घातक है, हम मर भी सकते हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इट हैपन्स बिकॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और हमें इतना नुकसान क्यों होता है डायरिया में? क्योंकि हमारे शरीर से ज़्यादातर पानी और साल्ट की मात्रा डायरिया के थ्रू बाहर निकल जाती है। इमीडिएटली, तुरंत ही, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉयल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ ए पिंच ऑफ साल्ट। अगर जिसको डायरिया हो रहा हो, उस रोगी को तुरंत ही पानी उबाल करके, ठंडा करके, उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा डाल करके देनी चाहिए।
एंड डिजॉल्व शुगर डिजॉल्व इन इट, और उसमें कुछ मात्रा में चीनी भी मिला देनी चाहिए, शुगर भी मिला देना चाहिए। इस तरीके से नमक और चीनी का घोल डायरिया के पेशेंट को देना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS। इसी को हम ORS कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज इतना ही। अगले दिन हम लोग इस लेसन का अगला हेडिंग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ध्यान से डाइजेस्टिव सिस्टम में सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।